हेलो दोस्तों, मैं सचिन मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एसएसबी सोल में। दोस्तों, हम लोगों ने अब तक पुर्तगालियों और डचों को पढ़ लिया। अब आते हैं अंग्रेजों और फ्रांसीसियों पे। पहले अंग्रेजों को पढ़ेंगे। देखिए, अंग्रेजों में सबसे पहले 1599 में एक अंग्रेजी नाविक था, नाम था जॉन मिंडेल हॉल। ठीक है, वो भारत में आया। उसके बाद 1600 में 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की महारानी थी, नाम था एलिजाबेथ प्रथम। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने वहाँ की कंपनी थी मर्चेंट एडवेंचर्स नाम की कंपनी को, ठीक है, उनको जो है 15 साल के लिए पूर्व में व्यापार करने की अपनी अनुमति दी। एक चार्टर होता है, चार्टर मतलब होता है आदेश पत्र। उस आदेश पत्र के माध्यम से उन्होंने उनको 15 साल के लिए पूर्व में व्यापार करने की अनुमति दी और 1600 में ही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसका नाम था, ये अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसी का नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडीज। ये 1599 में इसी कंपनी को जो है ये 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या। इसके पहले 1593 में लिवेंट कंपनी को सबसे पहले अधिकार दिया गया था व्यापार करने के लिए, और अंग्रेजों ने 1611 में मुसलीपट्टनम में अपना कारखाना बनाया। यह कारखाना अस्थायी था। क्या था? अस्थायी। मुसलीपट्टनम यानी इसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है। ठीक, इसके बाद 1613 में इन्होंने सूरत में अपना अस्थायी कारखाना बनाया, अस्थायी कारखाना बनाया। ठीक है, फिर आते हैं 1661 में। देखिए 1661 में क्या हुआ। 1661 में इंग्लैंड के राजकुमार, नाम था चार्ल्स द्वितीय। चार्ल्स द्वितीय का विवाह हो गया किसके साथ? पुर्तगाल की राजकुमारी थी जिसका नाम था कैथरीन। कैथरीन के साथ चार्ल्स द्वितीय का 1661 में उनका विवाह हो गया। उसके बाद क्या हुआ, बंबई दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को मिल गया। पुर्तगालियों ने बंबई दहेज के रूप में चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। अब क्या हुआ, इसके 2 साल बाद चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, बंबई को मात्र 10 वार्षिक पाउंड, 10 पाउंड वार्षिक के किराए पर क्या कर दिया, इसको अंग्रेजों को दे दिया किराए पर। और 1668 में जॉन चाइल्ड नाम का गवर्नर था, उसने क्या किया, बंबई और जितने भी पश्चिमी जो बंदरगाह थे, पश्चिमी बंदरगाह, यहां पे इसने हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया। और जब हज यात्रियों को बंदी बनाने का प्रयास किया तो उस समय यहां का शासक जो था भारत में, वो औरंगजेब था। औरंगजेब ने इससे क्षुब्ध होकर इसको भारत से निकल जाने के लिए आदेश दे दिया। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय यहां अकबर का शासन था। किसका? अकबर का। और इस समय किसका शासन था? औरंगजेब का। ठीक है, ठीक, अब आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों को हम एक साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, बाद में डेंस को पढ़ लेंगे और डेंस को पढ़ने के बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। ठीक, अब आ जाते हैं
फ्रांसीसियों पे। अब फ्रांसीसियों पे आ जाते हैं। देखिए फ्रांसीसियों में वहां का शासक था लुई 14, ठीक है, 14वें नंबर का शासक था लुई नाम से, ठीक है। तो उसमें हुआ क्या, उसका एक मंत्री था, नाम था काल्बर्ट। काल्बर्ट ने 1664 में एक कंपनी बनाई जिसका नाम था कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलस, यानी ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है। और नाम क्या था, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, ठीक है। कंपनियों का नाम दे देगा और उनके देशों के नाम दे देगा, ठीक, और मिलान करने के लिए पूछता है। अब हुआ क्या, कंपनी की स्थापना हो गई 1664 में। 1668 में इन्होंने सूरत में अपना पहला कारखाना खोला। 1668 में 1668 में पहला कारखाना खोलने के बाद क्या हुआ, अब 1742 में यहां एक गवर्नर बन के आया, नाम था डुप्ले, नाम था डुप्ले। इसके बीच में 1725 में इन्होंने मालाबार तट और कराईकल पर अधिकार कर लिया। तो ये सब बातें हम बाद में भी पढ़ेंगे, ठीक है, आपको क्वेश्चन कराते कराते पढ़ लेंगे। जो जो छूटता जाएगा वो जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो उसमें पूरा हो जाएगा, ठीक है, उसमें कोई ये नहीं है कि छोड़ देंगे या ऐसा कुछ। 1725 में मालाबार तट पर और कराईकल पर या कारिकल, इस समय कराईकल नाम है इसका, यहां पर अधिकार कर लिया, ठीक है। 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। ये जो काल था इनका 1740 से 1765, ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का काल था। हुआ क्या कि 1740 में ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध चला, ठीक है। उत्तराधिकार के युद्ध में उसका विस्तार अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में भारत पर भी हुआ। और हुआ क्या, यहां भी उत्तराधिकार का ही एक युद्ध था। आगे आपको पढ़ाएंगे कर्नाटक का युद्ध। तो कर्नाटक में 3 युद्ध हुए कर्नाटक के, ठीक, कर्नाटक के 3 युद्ध हुए। देखते हैं कौन कौन से हुए, कब कब हुए, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे कर्नाटक का युद्ध। कर्नाटक का युद्ध सबसे पहले किसके किसके बीच हुआ, तो इसमें मेन शक्तियां जो लड़ रही थी, जो प्रमुख शक्तियां थी, वो फ्रांसीसी और अंग्रेज थे, ठीक है। जो प्रमुख शक्तियां थी वो थे फ्रांसीसी और अंग्रेज। तीन युद्ध हुए। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध और तृतीय युद्ध। प्रथम युद्ध जो हुआ है ये हुआ 1740 से 48 के बीच। ये इसमें कर्नाटक, सॉरी, इसमें देखिए ये कर्नाटक के नवाब पद के लिए हो रहा था, इसके नवाब पद के लिए। लेकिन ये इसमें ये प्रत्यक्ष रूप से नवाब पद के लिए हो रहा था और परोक्ष रूप से इसमें फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़ रहे थे। कौन लड़ रहा था? फ्रांसीसी और अंग्रेज।
और 1740 में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध हुआ, तो उसका विस्तार कहां तक हुआ? भारत में फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच यहां भी लड़ाई हुई। और इसका कारण था कि एक था कैप्टन बर्नेट ने फ्रांसीसियों के जहाजों पर कब्जा कर लिया और यही तत्कालिक कारण बना युद्ध का। जिस समय यह युद्ध हुआ, इस समय फ्रांसीसियों का गवर्नर था डुप्ले, और अंग्रेजों का गवर्नर था मोर्स। देखिए, कर्नाटक का नवाब था अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। लेकिन हुआ क्या? फ्रांसीसियों का गवर्नर, वो कैप्टन था, नेतृत्व करता था, नाम था कैप्टन पैराडाइज। इसने अडयार नदी के तट पर, कहा? अडयार नदी के तट पर भारतीयों को हरा दिया और यहां सेंट थॉम नाम की जगह पर कब्जा कर लिया। सेंट थॉम नाम की जगह पर कब्जा कर लिया। अब हुआ क्या? इसी बीच क्या हुआ? यूरोप में युद्ध समाप्त हो गया, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार वाला, और एक संधि हुई एक्सला-शापेल की संधि। इसी संधि से ये युद्ध हो गया समाप्त। ठीक। और जैसे ही ये युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजों को फिर से मद्रास मिल गया। जैसे ही ये युद्ध समाप्त हुआ, अंग्रेजों को मद्रास फिर से प्राप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे दूसरे युद्ध की तरफ। तो दूसरा युद्ध हुआ 1751 से लेके 1755 तक। 1751 से लेके 1755 तक। यह किस लिए हुआ? यह हैदराबाद के निजाम और मराठों के हस्तक्षेप के कारण हुआ। यह भी उत्तराधिकार का ही युद्ध था, कर्नाटक और हैदराबाद के बीच में। इसमें क्या हुआ? इसमें भी फ्रांसीसी और अंग्रेज लड़े। देखिए, 1748 में हैदराबाद का निजाम था, नाम था आसफ जाह निजामुल मुल्क। इसकी मृत्यु हो गई, और इसकी मृत्यु जब हुई तो इसके पुत्रों में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग। इसी तरह कर्नाटक में वहां का नवाब था अनवरुद्दीन। ये नवाब था यहाँ का, और भूतपूर्व नवाब था दोस्त अली। इसकी मृत्यु के बाद इसका दामाद चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच
उत्तराधिकार की लड़ाई हुई, ठीक, कर्नाटक में। और हैदराबाद में नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच लड़ाई हुई। अब हुआ क्या कि इसमें लड़े कौन कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी। लड़े कौन कौन? अंग्रेज और फ्रांसीसी। ठीक है, अंग्रेज और फ्रांसीसी लड़े। अब देखिए, हैदराबाद में अंग्रेजों ने साथ दिया नासिर जंग का, नासिर जंग का साथ दिया अंग्रेजों ने। और कर्नाटक में किसका साथ दिया? कर्नाटक में दिया चंदा साहब का साथ। किसका? चंदा साहब का, सॉरी, कर्नाटक में चंदा साहब का साथ दिया फ्रांसीसियों ने। सॉरी, किसने दिया? फ्रांसीसियों ने। अब हुआ क्या, अनवरुद्दीन युद्ध में मारा गया। अनवरुद्दीन मारा गया और इसका एक दोस्त था, नाम इसका पुत्र था, सॉरी पुत्र था, इसका नाम था मोहम्मद अली। पुत्र मोहम्मद अली ये युद्ध के मैदान को छोड़ के भाग गया। और जब भाग गया तो वहाँ का नवाब बन गया चंदा साहब। कौन बन गया? चंदा साहब। और जब चंदा साहब नवाब बना, इसी तरह से इसमें क्या हुआ, हैदराबाद का नवाब बनाया गया मुजफ्फर जंग। मुजफ्फर जंग यह हैदराबाद का नवाब बनाया गया। ठीक, अब इसके बाद क्लाइव। कौन? क्लाइव। क्लाइव ने क्या किया? 1751 में, 1751 में कर्नाटक की राजधानी थी अर्काट। अर्काट कर्नाटक की राजधानी। अर्काट पर आक्रमण किया और उस पर कब्जा कर लिया। फिर क्लाइव ने ही और लॉरेंस ने, क्लाइव और लॉरेंस ने, इन दोनों ने आक्रमण किया चंदा साहब पर। और चंदा साहब पर आक्रमण करके क्या किया? त्रिचनापल्ली पर अधिकार कर लिया। त्रिचनापल्ली पर अधिकार कर लिया। और त्रिचनापल्ली पर अधिकार करने के बाद यहाँ का नवाब बना दिया मोहम्मद अली को। किसको? मोहम्मद अली को। ये मोहम्मद अली जो भाग गया था, जो मोहम्मद अली भाग गया था, उसको नवाब बना दिया गया। और इसके बाद एक संधि होती है पांडिचेरी की। पांडिचेरी की संधि। ये पांडिचेरी यानी अब का पुदुचेरी, यहाँ की एक संधि हुई और द्वितीय युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त। इसके बाद आता है कर्नाटक का तीसरा युद्ध। कर्नाटक का तीसरा युद्ध। तीसरे युद्ध की बात करें तो तीसरा युद्ध 1758 से लेके 1763 तक चला। 1758 से लेके 1763 तक। इसमें हुआ क्या? 1757 में क्लाइव ने 1757 में क्लाइव में क्या किया? क्लाइव ने चंद्रनगर पर अधिकार कर लिया। अब चंद्रनगर जो था यह फ्रांसीसियों की बहुत ही महत्वपूर्ण बस्ती थी। तो अंग्रेजों के बढ़ते हुए वर्चस्व को रोकने के लिए फ्रांसीसियों ने एक गवर्नर भेजा। उसका नाम था काउंट डी लाली। काउंट डी लाली उसको भेजा और उसके साथ बहुत बड़ी सेना भेजी। उसने आते ही अंग्रेजों के एक किले पर अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के एक किले पर अधिकार कर लिया और उस किले का नाम क्या था?
फोर्ट सेंट डेविस, इस पे क्या किया, अधिकार कर लिया। इसके बाद अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में मद्रास और पांडिचेरी, इसके बीच एक जगह है, नाम है वांडीवास। वांडीवास, इसी वांडीवास में एक युद्ध हुआ और अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बहुत बुरी तरह से हराया। इसी हार के साथ फ्रांसीसियों की शक्ति एकदम से क्षीण हो गई और बाद में यूरोप में एक संधि हुई, पेरिस की संधि। कौन सी? पेरिस की संधि। पेरिस की संधि हुई अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच, और इसी संधि के साथ भारत में भी इनके बीच संघर्ष हो गया समाप्त। ठीक, तो इस तरह से फ्रांसीसी और अंग्रेज खत्म। अब हम लोग पढ़ेंगे डेनिसों को। अब हम लोग डेनिसों को पढ़ेंगे। देखिए, डेनिसों ने व्यापार करने से ज़्यादा अपनी मिशनरी गतिविधियों पर जोर दिया, मतलब ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में। इनकी कंपनी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना होती है 1611 में, 1611 में, और 1620 में इन्होंने ट्रैंकोबर यानी तमिलनाडु, ट्रैंकोबर यानी तमिलनाडु, यहाँ पर एक कारखाना खोला। और फिर सेरामपुर में, ठीक है, सेरामपुर में 1755 में बस्ती की स्थापना की। सेरामपुर में अपनी बस्ती बसाई कब? 1755 में। ठीक, अब देखिए, चिंसुरा में भी इन्होंने अपनी कंपनी बनाई 1653 में। कहाँ? चिंसुरा। यहीं से इनका असली व्यापार शुरू हुआ। और फिर क्या हो गया, बाद में एक फोर्ट आता है, गुस्तावुस फोर्ट। ये देखिए, ये गुस्तावुस फोर्ट, ये डचों का फोर्ट था। किसका? डचों का। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो डेनिसों के बारे में बस इतना ही पढ़ेंगे हम लोग कि ये मिशनरी, अपनी मिशनरी गतिविधियों के लिए जाने जाते थे। व्यापार बहुत ज़्यादा इनका नहीं था। 1854 में क्या किया? 1854 में डेनिसों ने अपने पूरे व्यापार को, जो भी इनकी व्यापारिक गतिविधियां थी, इसको बेच दिया ब्रिटिशों को। किसको? ब्रिटिशों को। और ब्रिटिशों को बेचने के बाद इनके व्यापार का यहीं हो गया अंत। तो इस तरह से आज हम लोगों ने अंग्रेज, फ्रांसीसी और डेनिश सबको पढ़ लिया, ठीक है। इसके बाद कल हम लोग करेंगे, अभी देखिए एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं हम, बहुत ही जरूरी है। कौन कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ से आई और स्थापना वर्ष उनका, कंपनी का नाम
ठीक है, ये हो गया स्थापना वर्ष। ठीक, तो देखिए पहली कंपनी एस्तादो दी इंडिया, एस्तादो दी इंडिया, ये पुर्तगाल की कंपनी थी। कहाँ की? पुर्तगाल की। और इसकी स्थापना कब हुई? 1498। ठीक, दूसरी कंपनी वेरिंग दी ओस्ट इंडिसे, वेरिंग दी ओस्ट इंडिसे, ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, इसकी स्थापना 1602 में। तीसरी कंपनी, तीसरी कंपनी का नाम अभी कराया था मैंने, दी गवर्नर एंड दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट्स ऑफ लंदन, ट्रेडिंग इनटू दी ईस्ट इंडीज, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना 1600, महारानी एलिजाबेथ, बताया था। ठीक है, चौथी कंपनी डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, डेन ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना बताई मैंने 1616। और एक पांचवी कंपनी ऊपर लिख देता हूं, कंपनी देश इंदेश ओरिएंटलस, ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक, इसकी स्थापना 1664, इसकी स्थापना 1664। ठीक है, इस तरह से ये चैप्टर पूरी तरह से खत्म हो गया। भारत में यूरोपीय का आगमन, हमने क्या क्या पढ़ा? पुर्तगालियों को पढ़ा, डचों को पढ़ा, अंग्रेजों को पढ़ा, फ्रांसीसियों को और डेनिसों को पढ़ा। ठीक है, अब हम कल हम लोग पढ़ेंगे क्या? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसको करेंगे, उसके बाद जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं और साथ ही साथ अगर कुछ बीच में छूट रहा है तो उसको भी हम कवर करते चलेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से। ठीक है, तो आप लोग जुड़ना ना भूलिएगा SSB सॉल्व पे। जो भी डाउट हो रहा है आप लोग कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ।
धन्यवाद।